गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साधन गुरु में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 1/v + 1/u = 1/f। इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे आज हम लोग। और प्रूफ करने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और केवल प्रूफ करके फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है, प्रूफ करना सीखना है। यदि आपके एग्जाम में आता है तो इसे आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको जरूरी है वो आपका कॉन्सेप्ट समरूप त्रिभुज से संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। समरूप त्रिभुज, तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। अगर समरूप त्रिभुज है तो उसमें क्या कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समरूप त्रिभुज यहाँ लिखते हैं हम। समरूप, नाम से लग रहा है ये सम प्लस रूप, दो ऐसी त्रिभुज जिसका रूप एक जैसा हो, केवल शेप एक जैसा हो, साइज नहीं होती। दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहेंगे, मतलब एक दूसरे का समरूप। एग्जाम्पल के तौर पे समरूप होने के परिस्थिति में इसके लिए एक और शब्द यूज किया गया, उसको कहा गया सर्वांगसम। सर्वांग अंग सम, यानी सारे अंग जो है इसके आपस में बराबर है। इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के सारे अंग बराबर हैं, इसीलिए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहा गया। इंग्लिश में कहते हैं सर्वांगसम को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और समरूप को कहते हैं सिमिलर। क्या कहते हैं? सिमिलर। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो निश्चित तौर पे वो समरूप तो होंगे ही होंगे। लेकिन हम कुछ ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें दो त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसका एंगल नहीं चेंज हो, कोई भी कोण इसका बदला नहीं। जो कोण था जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ पहले वाली परिस्थिति से। और साइज जो है वो छोटा हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। अब ये सर्वांगसम नहीं रहा क्योंकि इसकी भुजा बड़ी है और इसकी भुजा छोटी है। पहले था, जस्ट कॉपी जब किए थे, जब इसका ही एक कॉपी उठा के उधर रख दिए थे तो उस वक्त सर्वांगसम भी था और समरूप भी था। लेकिन अभी क्या है, केवल ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सर्वांगसम नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के लिए जो बेसिक शर्त होती है वो ये है कि एक त्रिभुज का तीनों एंगल, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो। जैसे ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और तीसरा एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। और तीन नहीं, जब हम आगे कोई क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो हमें फिर से मिलता है कि अगर एक त्रिभुज का तीन नहीं केवल दो कोण, एक त्रिभुज का केवल दो कोण, मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर है और ये कोण
इसके बराबर है, तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। यानी कि दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम शर्त है, वो कम से कम शर्त या कसौटी क्या है, वो बस ये है कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और बच्चों, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होगा, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होगा, आइए इसके बारे में समझते हैं। अब जबकि हम जान लिए हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो पहली बात कि इसे लिखते कैसे हैं, इसको सिंबल्स के साथ कैसे लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये समरूप है, ये समरूप के लिए ऐसी चिन्ह यूज करते हैं। और समरूप के साथ अगर बराबर भी हो गया, समरूप के साथ अगर बराबर भी हो गया तो इसे कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए हम लोग ये वाली चिन्ह यूज करते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि एक समरूप के लिए है और एक इक्वल है, बराबर की चिन्ह है, तो इसे हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। अच्छा, त्रिभुज एबीसी किस त्रिभुज के का समरूप है, तो डीईएफ का। लेकिन इसमें हमें खास बात ये सीखनी है कि हम इसको कैसे भी रेंडमली नहीं लिख सकते हैं, एक विशेष तरीके से लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो हम जब लिखेंगे इधर तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए इस त्रिभुज में किस एंगल के बराबर है ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं नहीं पता है। लेकिन बी किसके बराबर है, तो बी बराबर है ई के, तो यहाँ पे बी बीच में लिखे हैं, तो यहाँ भी हमें लिखना होगा त्रिभुज, पहला लेटर छोड़ दिए और दूसरा लेटर में होगा ई, सेकेंड लेटर ई है। सेकेंड इसलिए है क्योंकि बी ई के बराबर है, तो यहाँ बी बीच में लिखे हैं तो ई भी बीच में लिखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा लेटर है सी, लास्ट में लिखे सी, तो सी किसके बराबर है, तो सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ये जो फिगर दिए हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग सी को हम डी के बराबर किए हैं, तो यहाँ सी लास्ट में लिखे हैं तो यहाँ डी को भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ई हो गया, डी हो गया, तो बचा क्या एफ, एफ को पहले लिख देते हैं। यानी कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एफ ई डी के समरूप है। साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में समरूप त्रिभुज को देखते ही कुछ भी लिख देते हैं, जैसे ए बी सी डी एफ लिख देते हैं। हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें इन चीजों को मिलाने के बाद लिखना है, इससे हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा आसान होने वाला है। अच्छा, हमने लिखा कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईडी के, समरूप तो हो गया, लेकिन समरूप होने के बाद कौन सी शर्तों को फॉलो करेगा, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि जब दो अनुपात या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। ओके, यानी कि इनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। देखिए क्या होने वाला है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका शुरू का दो लेटर ए बी इसकी एक भुजा है, इसकी एक भुजा कौन है, ए बी, वो ए बी और शुरू का दो लेटर एफ ई, ए बी और एफ ई का अनुपात, ए बी और एफ ई का अनुपात बराबर होगा लास्ट की दो भुजा बी सी और ई डी के अनुपात के, और ये भी बराबर होगी तीसरा फर्स्ट और लास्ट ए सी और एफ डी। चूंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट लिए हैं तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे एफ डी के, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा कि इनमें से अगर हमको केवल दो की जरूरत होगी तो केवल दो लेंगे, तीनों की जरूरत होगी तो तीनों को करेंगे। चूंकि तीन को इक्वल करने के बाद भी यदि हमें इसे सॉल्व करना होता है तो दो दो को एक साथ लेकर तब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी बेसिक बात हो गई समरूप के बारे में। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज, ये दो समकोण त्रिभुज है,
एक का नाम हम PQR रख देते हैं और दूसरा का MNS रख देते हैं, और ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, दो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या? समकोण त्रिभुज कहने का क्या मतलब होता है? समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जब ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है तो इन दोनों में का कोई एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये ग्रांटेड है। 90 डिग्री का होगा, ये ग्रांटेड है। जब दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि ये दोनों का एक एक एंगल आपस में बराबर है, ये भी हमें पता चल गया। ये बात अब कहीं नहीं जाएगी, ये बात श्योर हो गई, हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि दोनों का एक एक कोण बराबर है। अगर इन दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण और, मतलब समकोण के अलावा कोई एक कोण ऐसा मिल जाता है जो कि आपस में बराबर हो, जैसे मान लेते हैं कि एंगल S बराबर है एंगल P के। केवल एक एंगल की जानकारी दी गई कि कोण S जो है वो कोण P के बराबर है। जब कोण S कोण P के बराबर होगा तो केवल इस जानकारी से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। आप कहोगे कि कम से कम जानकारी तो दो कोण की होनी चाहिए, तो एक कोण पे आपने कैसे निर्णय लिया? हमने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का होने की वजह से ऑलरेडी बराबर था, जो ये बताया नहीं गया कि बराबर है, लेकिन चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम पहले ही समझ गए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों, अब हम ये समझ सकते हैं कि दो अगर समकोण त्रिभुज दिया हो तो केवल एक कोण बराबर हो जाए, केवल एक कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। ये जानकारी हमें पता हो गई। अब इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि जो 1/v + 1/u = 1/f है, इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम एक फिगर बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे जिसमें अनंत और C के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी। ये सारी चीजें हम लोग इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। उसी नियम का पालन करते हुए C और F के बीच में एक इमेज बन जाएगा जिसका हमने नाम IB रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक एक किरण आरेख ड्रॉ कर देंगे। एक हम और काम कर रहे हैं, यहाँ M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं जिसका नाम हमने MN रखा, और ये MN इस प्रकार रखा कि N जो है P के बहुत 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 निकट है। N जो है वो P से बहुत निकट है, और इसके कारण होगा क्या कि F से लेके N तक की दूरी बराबर हो जाएगी, और इसको हम बराबर न कहें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ये माना जाएगा लगभग बराबर, है ना? लगभग बराबर हो जाएगी F से P तक के दूरी, और F से P तक के दूरी को हुई स्मॉल f कहते हैं, जिसको हम लोग फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहा जाता है। ये बेसिक बातें हम यहाँ पे अलग से लिख लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम कुछ बातें ऐसी है जो आपको कॉपी में लिखनी है, जो हमने लिखा नहीं है, हमने बस एक्सप्लेन कर दिया है। आप लिखोगे, आप इसको सॉल्व करते वक्त लिखोगे। क्या आपको लिखना है? रिपीट कर देते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इस किरण आरेख में AO क्या है? तो एक वस्तु है। AO क्या है? एक वस्तु है जिससे किरण जा रही है, टकराने के बाद ऐसे लौट रही है, IB इमेज बन रहा है। ये सारी बातें आपको लिख देनी, और लिखने के बाद चूंकि सब लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और काम की बात, चूंकि जहां आपको फोकस कराना हम चाहते हैं आपके दिमाग को, वहां फोकस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जानबूझकर नहीं लिख रहे हैं। हम कहाँ फोकस कराना चाहते हैं? आपको पूरे काम में करना क्या है? आपको करना यह है कि एक त्रिभुज और इस त्रिभुज को ध्यान से देखना है, और जब ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है,
और इन दोनों का एक एक कोण बराबर भी है समकोण के अलावा। कौन सा कोण बराबर है? तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण। और बराबर होने का कारण क्या है? तो बराबर होने का कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइंस एक दूसरे से क्रॉस करती हैं, एक्स जैसा कुछ लिखती हैं, है ना, या प्लस जैसा कुछ लिखती हैं, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है, जिस सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हो ए से बी की तरफ जाने वाली एक रेखा और ओ से पी की तरफ जाने वाली एक रेखा यहाँ पे एक्स जैसा कुछ बना रही है, तो इसलिए यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर होगा, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। अब हमें यहाँ पे दो त्रिभुज के बारे में, जैसा कि हम बता चुके हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज का अगर दो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अगर कोई एक एंगल ऐसा होता है जो दोनों में इक्वल हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। क्योंकि अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो उन्हें समरूप कैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, और उनके जो साइड्स हैं, उनकी जो भुजाएं हैं, वो समानुपाती होंगी और उसके अनुपात को लिख देना है। बस इतना ही आपका काम है, और ये काम दो बार आपको करना है। एक बार करना है इन दोनों त्रिभुज में और दूसरी बार करना है इन दोनों त्रिभुज में। अगर आप इतना करने में सफल हो जाते हो तो फिर आपको याद हो चुका है, अब कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आप सीख चुके हो कि हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं त्रिभुज AOC और त्रिभुज IBC में यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर है एंगल BIC के। जब तीन लेटर से किसी कोण का नाम लिखते हैं तो जहां पे कोण बना हुआ है उसे हमेशा बीच में रखना होता है। जैसे चूंकि यहाँ पे कोण O पे बना है तो हमने O को बीच में रखा है, और यहाँ पे कोण I पे बना हुआ है तो हमने I को बीच में रखा हुआ है। ओके, और ये दोनों बराबर होने का कारण क्यों है? 90 डिग्री। चूंकि जो वस्तु है वो सीधे खड़ी है, और सीधा खड़ा होने का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा होना। उसी प्रकार जो यहाँ इमेज बना है वो भी सीधा खड़ा रहेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है 90 डिग्री के कोण होने के कारण। अब हम बात करेंगे इस कोण की, तो इस कोण का क्या नाम होगा? ACO। एंगल ACO बराबर होगा एंगल, बस इसके पड़ोस वाले को इसका नाम हो जाएगा एंगल BCI के। और ये क्यों बराबर है? तो यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों भी बराबर है। इसलिए त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज BIC के। और कारण क्या है? AA समरूप क्राइटेरिया, AA समरूप त्रिभुज क्राइटेरिया के तहत ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हो गया। और AA क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि दो एंगल, अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुआ। ठीक है, और देखिए इसको कैसे लिखे हैं। O किसके बराबर है? O किसके बराबर है? I के। तो यहाँ O बीच में लिखे तो I भी बीच में लिखे, और इधर वाला एंगल C इधर वाले एंगल C के बराबर है, तो यहाँ C लास्ट में लिखे तो यहाँ भी C लास्ट में लिखे। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया है, तो अब हमें क्या करना है? इनकी भुजाएं समानुपाती होगी और इनके भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा AO, जब इसका शुरू का दो लेटर लिए
तो इसका लेना पड़ेगा बी आई। हम बी आई लिखें चाहे आई बी लिखें कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू ओ सी बाई आई सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। अच्छा बच्चों, हमें क्या करना है, एओ जो है वो वस्तु की ऊंचाई है ना। बस हमको ये याद रखना है कि ये जो तिरछी लाइन है इसमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो हम चाहे तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं ना, यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज आई बी एफ और त्रिभुज एम एन एफ में। अच्छा, यहाँ पे नाम में उल्टा सीधा लिख सकते हैं, जब ये लिख रहे होते हैं कि किस किस त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं, तो या फिर हम विचार कर रहे हैं, तो हम उल्टा सीधा नाम ले सकते हैं, वहां पे नाम मैच कराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ मैच कराते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन बराबर है, तो एंगल बी आई एफ, बच्चों बी आई एफ जो एंगल है वो इधर वाला है, इधर वाला, ये वाला है ना, जो कि 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, जिसका नाम क्या होगा, एंगल एम एन एफ, और दोनों क्यों बराबर है, 90 डिग्री होने के कारण। ठीक है, दूसरी बात, हाँ ये कोण हो गया। अब यहाँ फिर देख रहे हैं ये दोनों, देखिए एक्स जैसा कुछ बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी एफ आई इज इक्वल टू एंगल एम एफ एन। ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, वी ओ आई शॉर्ट में लिख देते हैं, जगह बचेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इस तरह से हम ये निश्चय कर लिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, एक का नाम हम कैसे भी लिख लें, बी आई एफ, कैसे भी, दूसरे का नाम लिखने में हमें मिलाना पड़ेगा। एंगल बी किसके बराबर है नहीं पता है, लेकिन आई जो है वो एन के बराबर है, तो आई बीच में लिखे हैं, तो यहाँ एन भी बीच में लिखेंगे, और एफ एफ के बराबर है, यानी निश्चित तौर पे यहाँ पे एम होगा। ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया हो गया। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके भी साइड का अनुपात जो होगा, इनके भी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए भुजाओं का अनुपात लेते हैं, बी आई बाई, इधर बी आई लिए तो इधर कौन लेना होगा, अच्छा इधर से देखते हैं, इधर से स्टार्टिंग का 2 लेटर, तो इधर एम एन लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, है ना, आई एफ तो इधर एन एफ, और ये लास्ट वाला लेने की जरूरत नहीं है, जो क्रॉस है उसको लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इसमें एक और काम करते हैं, देखते हैं कि इसमें बी आई जो है वो नीचे है और इसमें बी आई जो है वो ऊपर हो गया। ठीक है, इसमें बी आई जो है वो ऊपर हो गया, तो इसको हम पलट देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टू एम एन अपॉन बी आई इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। ठीक है, और एक और काम करते हैं, एम एन जो है ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को दर्शा रहा है, एओ भी और एम एन भी, है ना। तो एम एन जो है वो एओ के बराबर है, एम एन क्या है, एओ के बराबर है, तो हम एम एन के जगह पे एओ रख सकते हैं, है ना। यहाँ कारण लिख देते हैं, सिंस एओ बराबर है किसके, एम एन के, तो हमने क्या किया, एम एन को हटाया और उसके जगह पे एओ रख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं।
अब आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों समीकरण का बायां पक्ष जो है वो बराबर है। तो अगर हम दोनों समीकरणों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो दोनों के दाहिना पक्ष को भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे ऐसे, समीकरण एक और दो से हो जाएगा ओसी बटा आई सी बराबर एन एफ बाई आई एफ। देखो ये कहाँ से लाए, ऐसे करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये ओसी बटा आई सी को यहाँ से उठाए है ना, और यहाँ लेके आ गए। ठीक है, और इसका दाहिना पक्ष था, और अब क्या किए, अब यहाँ एन एफ बाई आई एफ को उठाए और इसको भी यहाँ लेकर आ गए है ना, और दोनों को क्या किए, दोनों को इक्वल कर दिए, हो गया। इतना किए, मेरा मेजर काम हो गया, बड़ा काम हो गया। अब छोटा सा काम बाकी है, और छोटा सा काम क्या बाकी है, इन सारे चीजों के बारे में यहाँ लिख देना और उसको कैलकुलेट कर देना, इन सारे चीजों के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हम साइज छोटा करते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ओसी को हम क्या लिखेंगे। ओसी क्या है, ओ से लेके सी तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ओ से लेके सी तक की दूरी को कुछ नहीं कहा जाता है, कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा इसमें और कंफ्यूजन हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये फिगर को बड़ा होना पड़ेगा है ना। रहने देते हैं। ठीक है, ओ से लेके सी तक की दूरी को हम कोई स्पेशल नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ओ से पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ओ से पी तक की दूरी को कहते हैं यू, यानी कि वस्तु की दूरी। और ओ से पी तक की दूरी वस्तु की दूरी में से अगर हम सी से पी तक की दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कह दे उसे, चाहे हम ये कह सकते हैं, चाहे उसको आर कहे, चाहे उसको 2f कहे, यानी इसमें से अगर हम 2f को घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये ओसी। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओसी के जगह पे हम लिख सकते हैं ओपी माइनस सीपी। चलिए आईसी के बारे में क्या विचार है, आई से लेके सी तक की दूरी, आई से लेके सी तक की दूरी के बारे में भी कोई स्पेशल नहीं है। हम सी से लेके पी तक की दूरी सीपी में से अगर आईपी को घटा देते हैं, किसको घटा लें, आईपी को, आई से पी तक की दूरी जिसको हम सॉरी आईपी ही लिखते हैं, अभी वो अगले स्टेप में लिखे हैं, यानी हम ओसी को ओपी माइनस सीपी और आईसी को सीपी माइनस आईपी कर दिया है। बच्चों इस चीज को समझने के लिए आपको ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक ज्यामिति आपको आनी चाहिए, और नहीं आती है तो सीख लीजिए, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। हम एनएफ को क्या लिखेंगे, एन से लेके एफ तक की, क्योंकि एन से एफ तक की दूरी, ये बात हम यहाँ लिखे थे कि एन से एफ तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी बराबर है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो पीएफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीएफ चाहे एफपी, है ना। आईएफ को क्या लिखा जाएगा, आई से एफ तक की दूरी, तो हम इसे आई से पी तक की दूरी जिसको हम आईपी कह रहे हैं, उसमें से अगर हम पी से एफ तक की दूरी को घटा दिए तो वो भी आ जाएगा। इतनी चीजें हम लिख दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हर चीज का वैल्यू साइन स्कीम को फॉलो करते हुए, ची परिपाटी को ध्यान में रखते हुए सबका वैल्यू रख देंगे। ओपी क्या है, ओ से पी तक की दूरी को क्या कहेंगे, ओ पे वस्तु रखी हुई है बच्चों,
तो O से P तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे, जिसे U द्वारा सूचित किया जाता है। और हम जानते हैं कि चूंकि ये सब लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव होगी, लेफ्ट साइड आने वाली हर चीज निगेटिव होगी। तो हम O से P तक की दूरी यानी OP के जगह पे लिखेंगे -U। अब बात आएगी इस माइनस की, तो ये माइनस ऐसा ही रहेगा। C से P तक की दूरी CP, C से P तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको R या 2F लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे 2F लिख सकते हैं, चाहे तो R भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई, आप भी गलती कर सकते हो। अब हमें -2F लिखना है, क्योंकि चिह्न परिपाटी को फॉलो करना है बाई। अब C से P तक की दूरी फिर CP आ गया, तो फिर -2F लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे I से P तक की दूरी, I से P तक की दूरी जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, जिसे V द्वारा सूचित करते हैं। चूंकि ये अभी लेफ्ट साइड है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड है इसलिए ये भी क्या होगी, निगेटिव रहेगी। तो -V इज इक्वल टू P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी जिसको फोकस दूरी कहते हैं, ये भी होगा -F। और I से P तक की दूरी, I से P तक की दूरी ये अभी यहाँ हम लोग लिखे थे, I से P तक की दूरी -V माइनस P से F तक की दूरी, फिर से ये आ गया -F। बस अब हमें सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, वी विल बी फाइंड रिजल्ट। ओके, तो -U माइनस माइनस प्लस 2F डिवाइडेड बाई -2F प्लस माइनस माइनस प्लस V इज इक्वल टू -F डिवाइडेड बाई -V माइनस माइनस प्लस F। अब हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -U प्लस 2F इंटू -V प्लस F इज इक्वल टू, इस F को इससे तो -F इंटू -2F प्लस V। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका एक लेंगे -U और इसका दोनों -V प्लस F। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं, आपको माइनस प्लस का कैलकुलेशन ध्यान रख के करना है। अब दूसरा लेंगे +2F और इसमें क्या फिर से दोनों -V प्लस F इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए प्लस, और F को 2F से करेंगे तो 2F² हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस V इंटू F VF। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस U को V से UV माइनस प्लस माइनस U इंटू F UF प्लस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस 2F को V से तो 2VF प्लस 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 2F को F से यानी 2F², इसको भी हम येलो से लिखते हैं 2F² इज इक्वल टू 2F² माइनस VF। ठीक है, ये गया काम से, ये दोनों तरफ सेम साइन में है, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, UV माइनस UF और इज इक्वल टू माइनस VF, और इधर से ये इधर गया तो होगा प्लस 2VF। UV माइनस UF इज इक्वल टू VF। 2VF में से एक VF कम हो जाएगा, बचेगा 1VF। दोनों UV को इधर रखते हैं और इसको उस साइड भेजते हैं ताकि दोनों पॉजिटिव इधर आ जाए, VF प्लस UF। अब हम क्या करते हैं, चूंकि जो फॉर्मेट है हमारा मिरर फॉर्मूला का 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, यहाँ डिनोमिनेटर में सारी चीजें हैं, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ हम UVF से भाग दे देते हैं, UV डिवाइडेड बाय UVF इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF हो गया। यहाँ UV से UV कैंसिल हो गया, बचा 1/F इज इक्वल टू
VF से VF कैंसिल हो गया, बचा 1/u प्लस UF से UF कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम दर्पण सूत्र प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा इसके बावजूद भी तो आप कमेंट करके पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।